नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें 8 अक्टूबर को जारी होने वाले चुनाव नतीजों पर बेसब्री से टिकी हुई है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही मोदी सरकार 3-0 का लिटमस टेस्ट भी इसे माना जा रहा है। ऐसे में फाइनल रिजल्ट के पहले सामने आए एग्जिट पोल में काफी हद तक चुनाव नतीजों की झलक दिखाई दे गई। जहां जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत के करीब नजर आ रहा है, तो वहीं हरियाणा में भी कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में थे, तो वहीं बीजेपी और पीडीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में कांग्रेस एनसी गठबंधन 40 से 48 सीटें और भाजपा को 27 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां सबसे बड़ा नुकसान पीडीपी को होता दिख रहा है। पिछली बार 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी को इस बार केवल 6 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं अन्य दलों की बात करें तो उन्हें 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। उधर हरियाणा में भी जीत की हैट्रिक की आस लगाए बैठी बीजेपी को एग्जिट पोल में तगड़ा झटका लगा है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की सत्ता से विदाई हो रही है और कांग्रेस एक दशक बाद प्रदेश में सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। हरियाणा में सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें और भाजपा को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के सर्वे ने भाजपा को 18 से 24 सीटें और कांग्रेस को 55 से 62 सीटें मिलने का बताया है। अधिकांश एग्जिट पोल में इंडियन नेशनल लोकदल की सीटें जेजेपी से अधिक बताई गई हैं। आखिर घाटी में कमल न खिलने की वजह क्या है और हरियाणा में कांग्रेस की बढ़त के पीछे हुड्डा की ताकत है या राहुल की बढ़ती लोकप्रियता? इस पर अपने विशेषज्ञों के साथ आज चर्चा करेंगे। मुद्दा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या बदलेगी तस्वीर। तो हरियाणा में जेजेपी का सफाया तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी का सुपड़ा साफ। जी हां, सभी एग्जिट पोल में हरियाणा में जहां जेजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी की साख बिगड़ी है। दोनों राज्यों की इन क्षेत्रीय पार्टियों को अपने अपने स्तर पर बड़े नुकसान हुए हैं। वहीं हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बजाय अकेले चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की भी दाल गलती नहीं दिख रही। हालांकि इन एग्जिट पोल्स में दोनों राज्यों में सबसे तगड़ा झटका बीजेपी को ही लगा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बीजेपी को भरोसा था कि वहां की जनता बीजेपी के समर्थन में जमकर वोट डालेगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। उधर हरियाणा में कांग्रेस की बढ़त यह बता रही है कि बीजेपी वहां एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस का जलवा, जम्मू कश्मीर में छाए अब्दुल्ला। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले सामने आए एग्जिट पोल में चुनाव नतीजों की झलक साफ दिखाई दे गई है। जहां जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत के करीब नजर आ रहा है, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी की विदाई और कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। सी वोटर समेत सभी सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि भाजपा भी यहां रेस में बनी हुई है। वहीं पीडीपी का प्रदर्शन काफी कमजोर नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस एनसी गठबंधन ने 24 सीटें जीती थी, वहीं इस बार के एग्जिट पोल में इन्हें 40 से 48 सीटें मिलने की संभावना है, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 18 से 22 सीटों का इजाफा हो सकता है। उधर बीजेपी की स्थिति भी स्थिर नजर आ रही है। पिछले चुनाव में 25 सीटों के मुकाबले इस बार भाजपा को 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं, यानी सबसे बड़ा नुकसान पीडीपी को होता दिख रहा है। पिछली बार 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी को इस बार केवल 6 से 12 सीटें मिलने की संभावना है, यानी करीब 16 से 22 सीटों का भारी नुकसान
हो सकता है। अन्य दलों की बात करें तो उन्हें 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। उधर हरियाणा में भी ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने जा रही है, तो बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने से चूक रही है। कांग्रेस को 50 से 58, बीजेपी को 20 से 28, जेजेपी को 0 से 2 और अन्य को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने से आम आदमी पार्टी पर भी गहरा असर पड़ता दिख रहा है। तो दूसरी तरफ राज्य में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाने का बीजेपी का दांव भी फेल होता नजर आ रहा है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से हैं, अजय गंगवानी हैं, कांग्रेस वक्ता रायपुर से हैं, अपूर्व मिश्रा आप नेता दिल्ली से हैं, अयाज अहमद जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कश्मीर से हैं, महेश मैथ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा से हैं, अजय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर भोपाल से हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले खेमचंद शर्मा जी आपसे ही सवाल है, ये जो एग्जिट पोल आया है इसको आप निश्चित तौर पर आप कहेंगे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जब भी इसके पहले आपकी जहां भी सरकार बनी है, दिल्ली में बनी हो, अन्य राज्यों में बनी हो, एग्जिट पोल आता रहा तो हमेशा बीजेपी के लोग या आप ही ये कहते रहे कि ये बिल्कुल सही नतीजा है, एग्जिट पोल सही दर्शाता है। क्या ये एग्जिट पोल सही दर्शाता है? हालांकि ज्यादा नहीं, 24 घंटे का समय भी नहीं है, 12-15 घंटे बाद हम लोगों को रुझान आने चालू हो जाएंगे। शर्मा जी। नमस्कार, जय हिंद जी, जय हिंद, जय माता की। आपके चैनल के माध्यम से सभी मध्य प्रदेश वासियों को नवरात्रि और दांडिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में इस समय उत्सव चल रहा है, वहां पे सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, जो आपने कहा एग्जिट पोल की बात, तो हमारा जो डाटा है इंटरनल, क्योंकि पार्टी भी इंटरनली कलेक्ट करती है और उसके माध्यम थोड़ा फर्क है जी। अब ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को 32 से ज्यादा सीटें, तो 25 के आसपास सीटें मिलेंगी, 30-32 के आसपास कुछ चैनल बता रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है शर्मा जी, शर्मा जी आपकी आवाज कट के आ रही है। अभी सही है आवाज? जी जी जी। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, जो एग्जिट पोल में जो नंबर्स हैं वो स्लाइटली कम है जी। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के आसपास पहुंचने जा रही है। 2-4 सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है। आप जब कल रिजल्ट आएंगे तो देखेंगे बहुत ही थिन मार्जिन से प्लस माइनस रहेगा। कुछ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कुछ सीटों पे कांग्रेस जीतेगी जी। तो मार्जिन है बहुत ही छोटा रहने वाला है जी, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट फाइट है और डायरेक्ट फाइट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के संविधायक ने बहुत अच्छा काम किया है। और हम लोग पिछले 15-20 दिन में जो हमने कैंपेन किया उसमें हम समझाने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं कि जो कांग्रेस है वो झूठ बोल रही थी, बरगला रही थी। उसने बहुत सारे ऐसे आंदोलन जो फेक आंदोलन थे वो खड़े किए, उनको प्रायोजित किया, आयोजित किया और चुनाव में वो सबके सामने दिख भी गए। जिनके माध्यम से इन्होंने वो आंदोलन खड़े किए या फिर जिनको इन्होंने आयोजित किया, प्रायोजित किया, वही इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनता के सामने थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो योजना है वो जन तक पहुंच रही थी, गांव तक पहुंच रही थी, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ मिला। और वहीं हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल में जो एमएसपी की बात करते हैं वो हम लोगों ने करके दिखाया। हम लोगों ने ऐसे जो जैसे बाजरा है, ज्वार है, ऐसी चीजों पे भी हम लोगों ने एमएसपी इंप्लीमेंट करके दिखाए जो अन्य राज्यों में नहीं है। तो 24 फसलों पे एमएसपी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी। ये आपका चुनाव के पहले का मुद्दा था शर्मा जी, चुनाव के पहले की बात थी। अभी आपने कहा बड़ी थिन मार्जिन रहेगी, थिक नहीं रहेगी। थिन में आप कम रहेंगे या ज्यादा रहेंगे? सरकार बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में क्या? देखिए, चुनाव हो चुके हैं तो आपने जो एक सच्चाई वाला आकलन पूछा है, तो जो मेरा आकलन है, हम लोग मेजोरिटी के आसपास रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 2/3 मेजोरिटी में हरियाणा में आ रहे हैं जी, 2/3 मेजोरिटी में नहीं आ रहे, लेकिन हम मेजोरिटी के आसपास रहेंगे। 2-4 सीट कम ज्यादा हो सकती हैं
और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी। और जम्मू कश्मीर में लार्जेस्ट पार्टी बन के भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी। जम्मू कश्मीर में और लार्जेस्ट पार्टी बन के भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सामने आएगी। और वहां भी आप देखेंगे कि जो छोटी पार्टियां हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। पीडीपी भी हो सकती है क्या? कौन होगा कौन नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, और इसकी कितनी सीटें आएंगी, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होगी, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है और ऐसे हमें इनपुट मिल रहे हैं पूरे कश्मीर से भी, जम्मू से भी, हर रीजन से। गंगवानी जी, मेरी आवाज आ रही हो तो आपसे सवाल है। पहले तो बधाई आपको, एग्जिट पोल के अनुसार, एग्जिट पोल के अनुसार नहीं, 12-15 घंटे हैं, कल फिर मिलेंगे हम आपसे। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपसे सवाल यही है, हरियाणा में तो आप सरकार बना रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार, निश्चित तौर पे कहेंगे, मुझे जो लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी 10 साल में हो जाती है। छत्तीसगढ़ में भी 15 साल में रमन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई और आप 65 सीटें जीत करके 90 में से सरकार आपने बनाई थी, भूपेश सरकार बनी थी। लेकिन वहां सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है, कल सरकार बनेगी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में जो ये कहा गया है कि हम धारा 370 की बहाली के लिए संकल्प लाएंगे। आप सरकार में होंगे, आपके सदस्य जो कांग्रेस के नेता होंगे, विधायक होंगे, मंत्री भी बनेंगे। उन स्थितियों में जब संकल्प लाएंगे तब आप क्या करेंगे? आप मौन रहेंगे, सदन से बाहर चले जाएंगे, समर्थन करेंगे, क्या करेंगे? हम ये स्पष्ट चाहते हैं, जनता स्पष्ट जानना चाहती है। कश्मीर, फिर हरियाणा की बात करेंगे। त्रिपाठी जी, मैं इस विषय पे ना आपके डिबेट में पहले बैठ चुका हूं। मेरा निवेदन है आपसे त्रिपाठी जी, आज की चर्चा कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव के परिणाम है उस पर होना चाहिए जी। इस चर्चा हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात नहीं, चर्चा तो इसी बात की है, मैंने मान लिया कि आपकी सरकार बन रही है, आपकी सरकार, मैंने मान लिया सरकार बन गई है आपकी। अब आगे की बात कर रहा हूं जी। नहीं, दो चीजें हैं जी। देखिए जी, त्रिपाठी, मेरा निवेदन है, मुझे समय दीजिए, मैं हर बिंदु और आपके जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जो आपने प्रश्न उठाया है, जब हमारी सरकार बनेगी वहां पे, जब दोनों जो हम लोग गठबंधन के दल हैं आपस में चर्चा करेंगे, आगे जब बैठक के बाद जो संयुक्त चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा वो आलाकमान निर्णय लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी शर्मा जी कह रहे हैं कि हम बहुमत के आसपास रहेंगे। जो 12 सर्वे आए हैं, 12 का पोल ऑफ पोल जो है उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लगभग 56 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटें, मतलब बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। आप बहुमत से आधे के आसपास दिख रहे हैं और यहां बैठ के सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ये मैंने आपको हरियाणा के आंकड़े दिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, वहां भी 46 का आंकड़ा चाहिए आपका। 46 नहीं चाहिए, 48 चाहिए गंगवानी जी। और जम्मू कश्मीर 48 चाहिए गंगवानी जी, आंकड़े से 46 नहीं 48 चाहिए। 90 सीटें हैं, 5 एलजी नियुक्त करेंगे, वो भी वोटिंग करेंगे, यानी 95 सीटों में आपको 48 सीटें चाहिए। जी 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 जी, हाँ, अगर ठीक है, मैं कह रहा हूं 48 में से 28 सीटें दिखा रहे हैं त्रिपाठी जी, मतलब आप आधे सीट के आसपास दिख रहे हैं जी, तो सरकार बनाने तो बहुत दूर दूर तक कोई चांस नहीं है जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 10 साल तक आप सत्ता पक्ष में रहे। 3 प्रमुख मुद्दे हैं त्रिपाठी जी, किसान, जवान और पहलवान। ये तीनों जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे बुरी तरह भारी पड़े। आज जो किसान आंदोलन हुआ, 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान खोई। लगातार जो हट और जित का नतीजा था वो किसान विरोधी रहा, जिसका सीधा नतीजा उन्होंने भुगता। आज जवान, एक महत्वपूर्ण चीज कहना चाह रहा हूं त्रिपाठी जी, आज देश की सेना में 10% जवान जो है वो हरियाणा से है। और अग्निवीर योजना जो जिस प्रकार से उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, 4 साल के बाद बेरोजगार होने की बात हो रही है, लगातार वो जो विरोध होता रहा, उसके बाद भी मोदी सरकार उससे पीछे नहीं हटती। तो किसान नाराज है, जवान नाराज है। जिस प्रकार से अपने सांसद के लिए लगातार पहलवान सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे, महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा गया, जूतों से पीटा गया, तो कहीं ना कहीं महिला पहलवान में नाराजगी, और जो दलित वर्ग है, जाट वर्ग है, वो नाराज था। तो ये 5 जो कारण थे, उसका नतीजा है कि एंटी इनकम्बेंसी चरम पे है, ये बुरी तरह हारने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जम्मू कश्मीर की बात करूं त्रिपाठी जी, 10 साल के बाद वहां सत्ता आई है, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। आज बड़े बड़े दावे 370 के बाद किए गए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर वहां की आम जनता से चर्चा करेंगे, किनसे पूछिए
क्या धारा 370 लाने से किसी को फायदा हुआ? आज वो लगातार ये बोलते रहे कि आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, जबकि वहां इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। वहां पे लगातार जो असुरक्षा का माहौल है, 600 से अधिक मुठभेड़ हो चुकी है, 1200 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। तो जो ये महत्वपूर्ण बड़े बड़े दावे इनके द्वारा, चाहे गृह मंत्री या मोदी जी के द्वारा किए गए, ये पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हो रहा है। कल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज एग्जिट पोल है, कल जब एग्जिट पोल आएंगे तो ये परिणाम जो है कांग्रेस के लिए और बेहतर होंगे, क्योंकि जो उम्मीद आशा लेके हरियाणा की जनता ने इनको दो बार सरकार बनाने का मौका दिया, ये पूरी तरह विफल है। आज ये गुटबाजी और अंतकलह चरम पे है। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री को बदल के प्रयास किया कि एंटी इनकम्बेंसी को नियंत्रित किया जाए। गंगवानी जी, आप उनके लिए तो बोल रहे हैं, दो बातें हैं, 36 अलग अलग समुदाय हैं, दो बातें हैं। आप गंगवानी जी मेरा सवाल सुन लीजिए, दो बातें। आपने कहा धारा 370 हटाने से क्या कोई फायदा हुआ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, स्पष्ट कर दीजिए। कांग्रेस अपना स्पष्ट मत दे दे कि हम धारा 370 की बहाली करेंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं गुटबाजी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हरियाणा में आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? गुटबाजी तो अब आपको देखने को मिलेगी, जब सत्ता होती तभी गुटबाजी होती है, विपक्ष में तो थोड़ी कम होती है। देखिए, दो चीजें स्पष्ट है। हमारे यहाँ कोई भी निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ली जाते हैं। त्रिपाठी जी, आज हमारी सरकार बनेगी, विधायक दल का नेता विधायक बैठक में चुनेंगे। जो भी स्वाभाविक दावेदार हैं, जो भी 3-4 लोगों के नाम उभर के आ रहे हैं, आलाकमान उन विधायकों की बैठक लेगा, चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। ये केंद्र की मोदी सरकार की तरह एसी चैम्बर में हम दो और हमारे दो की सरकार नहीं है। त्रिपाठी जी, निर्णय जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लिया जाएगा। उसी का नतीजा है कि लगातार जो है मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है। आज भी त्रिपाठी जी, हम गुजरात में नहीं बोले, न केवल मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करूं त्रिपाठी जी, 12 मंत्री बनाए गए, जिसमें से 4 पुराने हैं, 8 नए लोग हैं। सारे कदावर नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि रिमोट कंट्रोल की सरकार चलाना चाहते हैं, कठपुतली की तरह चलाना चाहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की तरह चलाना चाहते हैं। पूरी रिमोट कंट्रोल की जो डोर है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा पीएमओ से मैनेज करेंगे। महत्वपूर्ण क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस प्रकार का जो निर्णय है वो किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं। त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही बात है। गंगवानी साहब, आपकी बात आ गई है बिल्कुल निश्चित तौर पे। आपके यहाँ बहुत अच्छे लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री आपके यहाँ चुने जाते हैं। 10 जनपद से ट्वीट हो जाता है बाबा सिंहदेव का और भूपेश बघेल का, और वो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हो गए। कौन सी वोटिंग विधायकों के साथ कराई गई थी जब भूपेश जी बने थे? हम आपके पास आएंगे, चूंकि आपने हरियाणा की बात कही है। हमारे पास राजनीतिक विश्लेषक हरियाणा से, चंडीगढ़ से बैठे हैं। आपने प्रश्न उठाया तो मैं जवाब दे देता हूं। नहीं, मैं इसके बाद ले लूंगा, गंगवानी जी इसके बाद ले लूंगा, बहुत समय है। महेश वैद्य जी और अहमद आज जी श्रीनगर से हमारे साथ बैठे हैं। एक्चुअल स्थिति उनके पास जानेंगे, लेकिन एक बार हमें निश्चित तौर पर हम अपूर्व से जानना चाहेंगे। अपूर्व जी, हरियाणा में अकेले लड़े थे आप, अकेले लड़े थे, आपको गठबंधन इंडिया भूल गए आप। अब आप हरियाणा में कितनी सीटें ला रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आप कुछ बता भी देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 13-14 घंटे बाद हम आपसे फिर मिलेंगे, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा जिस तरह से केजरीवाल जी स्पष्ट बोलते हैं, तो हमारे अपूर्व जी भी स्पष्ट बोल के बता दें कि कितनी सीटें ला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी जनता को नमस्कार करता हूं जी, और मैं सभी भारतवासियों को, स्पेशली मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं कि फाइनली अब वहां एक मजबूत सरकार बनेगी। तो अभी हम हरियाणा पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं हरियाणा पे आपको कह दूं कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा से आते हैं। हालांकि वह चुनाव के समय बहुत लंबे समय तक जेल के अंदर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और हम अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़े। तो सीटों का तो मैं आपको भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जो कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक भी कह चुके हैं, कि हरियाणा के अंदर हम सरप्राइज करेंगे जी। सरकार हमारे समर्थन के बिना नहीं बनेगी। हम एक डबल डिजिट के नंबर के अंदर हरियाणा के अंदर आएंगे। मतलब 10 सीटें आप ले आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हरियाणा में इसलिए आपने चुनाव लड़ा कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बना रहे? गुजरात में इसीलिए लड़े थे आप, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बना रहे वोट परसेंटेज के अनुसार? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कोई मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए चुनाव लड़ती है। हमारा उद्देश्य सीधा सा है, भारत में अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, जो टैक्स लोग देते हैं उस टैक्स का बेनिफिट उन्हें हम दे सकें। तो रही बात इस चीज की, तो हम लोग चुनाव जो लड़ते हैं वो जनता के लिए लड़ते हैं। राष्ट्रीय पार्टी तो ठीक है, हमें 10-12 साल हुए, 10 साल के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी हमारी रही है। मात्र 10 साल में हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बन गए।
तो ये हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है जी। जम्मू कश्मीर में भी हमारी सीटें आएंगी तो राष्ट्रीय पार्टी जैसा कोई मुद्दा नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी लड़ रहे हैं आप, कितनी सीटें लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? देखिए जम्मू कश्मीर में हम पूरी सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वहां हमारी एंट्री होने वाली है। वहां की विधानसभा में आम आदमी पार्टी का विधायक चुन के जाएगा, ये मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। एक सीट तो मैं आपको अभी यहाँ आपके चैनल पे गिनवा सकता हूं जी। डोडा सीट से महराज मलिक हमारे अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। चलिए अभी हम अहमद जी से पूछ लेंगे कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा। हम एक बार चलते हैं चंडीगढ़ हरियाणा चलते हैं। महेश जी हमारे साथ है। महेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? महेश जी मेरी आवाज आ रही? महेश जी अब सब कुछ हो गया है, 12-14 घंटे का समय बचा है जब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, ना एग्जिट की बात होगी ना एग्जैक्ट की बात होगी। आपको क्या लगता है, जो आपने इसके पहले भी बताया था कि पहले कांग्रेस की आंधी थी, तूफान था, फिर सुनामी थी, फिर आंधी आई, फिर धीरे धीरे कांग्रेस का मार्जिन घटता गया और अब स्थिति ये है कि 40 से 45 सीटों पे कांग्रेस टिक जाएगी, ऐसा आपने इसके पहले बताया था। अब क्या लग रहा है आपको? और बीजेपी का क्या एंटी इनकमेंसी फैक्टर काम दिया, पहलवानों का फैक्टर काम दिया, किसान आंदोलन फैक्टर काम दिया, जो बीजेपी के साथ थोड़ा सा जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि सरकार नहीं बन रही? महेश जी। त्रिपाठी जी, मैंने पहले बताया था 47 से 50 कांग्रेस आ सकती है, मेरा यही कहना था। आज भी यही कहना है, इसमें बढ़ोतरी तो हो सकती, कमी नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। 45 से 50 बताया था, भारतीय जनता पार्टी की मैं मैक्सिमम 35 बता रहा था, आज भी यही कह रहा हूँ, अधिकतम 35 तक भाजपा पहुंच सकती है, वरना 30 का आंकड़ा आप मान सकते हो, 30 से 2-3 कम रह सकती है, 2-3 ज्यादा जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबले की बात करें तो ना तो कांग्रेस की हम सुनामी कह सकते हैं और ना कांग्रेस की हवा कह सकते हैं, कांग्रेस की आंधी कह सकती है, क्योंकि 50 से प्लस अगर कांग्रेस जाती है तो इसको कांग्रेस की आंधी कहेंगे। अच्छी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आंधी कैसे कह सकते हैं? पिछली बार भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस 31 सीटें जीती थी, 50 तक पहुंची, तो आंधी कैसे कह सकेंगे? नहीं, पिछली बार कांग्रेस जो है 40 सीटें रही थी, तो 2014 की हम बात, 2014 से पहले 2009 की बात करेंगे और 2009 से पहले की बात करें जब उस समय भजनलाल का चेहरा था साथ में। जी जी, नहीं, मैं इसकी जो पिछला कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। 31 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। कांग्रेस की मैं समझ नहीं पाया। पिछला चुनाव जो विधानसभा का हुआ था उसमें कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। तो 31 से अगर 50 का आंकड़ा पहुंचता है तो इसको आंधी नहीं कह सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का एक फैक्टर है। 10 साल अगर सत्ता में है तो जनता चेंज चाहती है, ये हो सकता है, मुझे जो लगता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन 20 से अधिक सीटें ऐसी है जहां पर हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। हार जीत का अंतर 5,000 के आसपास रहने वाला है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सुनामी तो बता रहे थे, हम जो बात कर रहे थे कि कांग्रेस की सुनामी है, आंधी या हवा है, तो मैं इसको कांग्रेस की आप आंधी मत मानिए, कांग्रेस की हवा हरियाणा में है। तो कांग्रेस जो है वो अच्छी मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ रही है। बिल्कुल, हम आपके पास फिर आएंगे। ये जानना चाहेंगे, एक तो विनेश फोगाट जीत रही हैं या नहीं जीत रही हैं, और जेजेपी 10 से सीधे एकदम नीचे कैसे आ गई, इस पे हम आपसे आकलन करना चाहेंगे। अहमद अयाज साहब के पास चलते हैं, श्रीनगर। अहमद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जी अहमद साहब, कश्मीर में इसके पहले बात हो चुकी है, फिर एक बार हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, धारा 370 हटाने का विपरीत असर पड़ा है बीजेपी के या समर्थन में आया है? दूसरा, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा कि अकेले एनसी और कांग्रेस मिलकर के पूरी तरह से बहुमत के साथ सरकार बना पाएंगे। तो इसमें लग रहा अदर्स या पीडीपी का समर्थन या तो बीजेपी लेगी या एनसी और कांग्रेस गठबंधन लेगी। तो इसमें क्या लग रहा है, ये जो अदर्स जीतेंगे वो किसकी तरफ जा सकते हैं, वो किस विचारधारा के लोग होंगे? आपको वहां के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। पहली बात ये कि इनका जो असर 370 से हुआ वो बीजेपी पर कितना हुआ, 370 के साथ साथ जो भी इश्यूज
अभी तक आगे इन 10 साल में, और उसका शायद यही एक नतीजा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया कश्मीर घाटी में। वो इस चीज को समझ गए कि हमारी वहाँ साख नहीं बन पाई, जो भी हुआ। अहमद साहब, बीजेपी ने पूरे 47 घाटी में यानी 47 सीटों में कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा, ये कैसे? मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, मैं लोकसभा की बात कर रहे हैं जी। हाँ, लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ। लोकसभा जब इलेक्शन हुए तब बीजेपी ने एक आज भी अपना कैंडिडेट वहाँ खड़ा नहीं किया। इसलिए खड़ा नहीं किया, शायद वो समझ गए कि हमको घाटी से कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई इलेक्शन में कोई उनका वोट आने वाला नहीं है, तो इसीलिए घाटी में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो उसका वजह यही है कि वो खुद से समझ सकते हैं कि भाई जो इलेक्शन 10 साल के दौरान जो लोगों का जो रुझान रहा, रिएक्शन रही, वो बीजेपी मुखालिफ रही। तो चूंकि उस वक्त उनके खिलाफ जबरदस्त क्रिटिसिज्म हो गया कि भाई आप नेशनल पार्टी होने के बावजूद अगर आप दावा करते हो कि हमने कश्मीर में केंद्र सरकार उठाया और डेवलपमेंट की बाकी चीजें की, तो फिर आपने लोकसभा इलेक्शन में अपने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े करे? तो इसी चीज को मद्देनजर रख के उन्होंने असेंबली में बहुत सारी जगहों पर कैंडिडेट खड़ा किए, और कश्मीर में 19-20 जगहों पर, हालांकि 40 के करीब सीट है यहाँ पे कश्मीर में, लेकिन सिर्फ उन्होंने 18-19 सीट पर खड़ा किए। बहुत मुझे लगता है वो नहीं लड़ते इन जगहों पर भी, शायद ये जानकर के उनका काफी क्रिटिसिज्म हो गया, लोग भी हो गई क्यों नहीं लड़ा, वही जानकर उन्हें लड़ा। तो वो समझते हैं इस चीज को कि कश्मीर घाटी में उनके खिलाफ रुझान है, बीजेपी के खिलाफ रुझान है और वोट आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि कश्मीर में अगर कोई इंडिपेंडेंट लड़ता हो तो वो कल को जीतेगा और उनके समर्थन में आएगा, तो लगता है कि वो सही नहीं रहेगा। अगर हम ये कहेंगे कि अपनी पार्टी के लोग उनके साथ मिलेंगे, उनकी भी काफी स्ट्रगल है, उनके 1-2 सीट पर जबरदस्त स्ट्रगल चल रहे हैं जहां उनका आने का इम्कान है, वो भी मुश्किल से, अगर वो भी आ जाए, मान ले वो 2 आ जाए, लेकिन लगता है कि जो इलेक्शन में उनका रवैया बीजेपी के खिलाफ रहा, तो वो जानकर हम यही कह सकते हैं कि शायद वो भी नहीं आएंगे। और उसके अलावा सजाद लोन का अगर 1-2 हो सकता है वो आ जाए, तो उनका भी यही रवैया है, इलेक्शन के दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी प्रचार किया है। अगर मान भी ले लें कि बीजेपी के साथ वो जाएंगे इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद, तो फिर भी कितनी सीट्स आएंगे? यहाँ तो उनको चाहिए 47 सीट्स, तो उनको चाहिए। अगर हम ये मान लें कि 20-30 सीट्स भी आएंगे जम्मू से, मैक्सिमम अगर 30 भी आ जाएंगे, अगर ये 5 भी मिला देंगे तो 35 ही बनेंगे, तो उनका 47 का जो आंकड़ा है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि कोई संभावना ऐसी है कि बीजेपी अपने बलबूते पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। एक और सूरत है, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद कर सकते हो तो उस सूरत में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अच्छा खासा कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लेने के इम्कान में है, तो अगर उनके साथ बन सकता है उनका कोई गठजोड़, तो उस सूरत में वो बना सकते हैं गवर्नमेंट। जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, पीडीपी उनके साथ, बीजेपी के साथ किसी के सूरत में जाने के लिए तैयार नहीं होगी, जिनकी उन्होंने खलियत भी कहा है और उन्होंने उसका खमियाजा भी उठाया है। तो अब जब संभावना ये है कि आगे की हुकूमत अगर बनेगी, वो तो या तो इंडिया ब्लॉक की तो बन ही जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। आप कह रहे कि उनकी सीटें इतनी नहीं है, ये कहना गलत होगा, उनकी सीटें आएंगी, और अगर थोड़ा सा कम भी पड़ा तो पीडीपी उनके समर्थन में आएगा। और उसके अलावा नेशनल, ये क्या नाम है इसका, सीपीआईएम का तारिक गांधी जी भी आएगा, और दूसरा तीसरा भी आ सकता है अगर चाहिए तो। लेकिन ऐसे में इंडिविजुअली बीजेपी की संभावना नहीं लग रही है, और इंडिया ब्लॉक की लग रही है संभावना। अगर एनसी और बीजेपी समर्थन आपस में करके कोऑपरेट करते हैं, तब बीजेपी और एनसी की सरकार बनने की चांसेस है। उन्हें ऐसा संभव है कि एनसी और कांग्रेस, इसके पहले भी दोनों ने मिलकर सरकार, केंद्र में इनका समर्थन रहा है, फारूक अब्दुल्ला जी का काफी अच्छा समर्थन रहा है। लेकिन अहमद साहब, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, पीडीपी
इतनी बुरी तरह से, जिस तरह से पिछली बार 28 सीटें पीडीपी की थी, एग्जिट पोल में बता रहा 5 से 7, 6 से 7, इस सारे अलग अलग जो एजेंसियां हैं बता रही, उसकी क्यों इस तरह स्थिति हुई? बिल्कुल, हमारा जो मानना है कि 7 की हवा वो नहीं जाएगी। उसका ये वजह है जो गवर्नमेंट बनाएगी बीजेपी के साथ पिछली बार ये कहकर वोट किया कि हमने जो उस वक्त बीजेपी का नारा था उसके खिलाफ हमने वोट दीजिए और हमने उनको बाहर रखना है जम्मू कश्मीर से हुकूमत बनाने में। तो लेकिन जब उनको वोट लोगों ने दे दिया, लेकिन फिर उन्हीं के साथ उन्हें हुकूमत बनाई, वो एक बहुत बड़ा वजह रहा और उनसे वो हैंडल नहीं हो सका। वो जो पोजीशन उनकी थी वो भी हैंडल नहीं हो सकी, तो वो आगे ही रास्ते में टूट गई। तो वही एक वजह हो गया कि इस वक्त पीडीपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जो भी अभी जो मुश्किलात आ गई लोगों को जम्मू कश्मीर में बीजेपी की वजह से, तो उसका वजह यही हुआ कि आपने उनको समर्थन दिया तो हमारे को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसीलिए पीडीपी की जो सीटें हैं वो इसीलिए लगती है। चलिए एक बार फिर से आपके पास आएंगे। एक बार अजय त्रिपाठी से इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी कि अजय त्रिपाठी जी इसके पहले भी एग्जिट पोल आते रहे, कई बार एग्जिट पोल झुठलाए भी गई है, कई बार बिल्कुल सत्य के नजदीक भी पाए गए हैं। अब जो स्थिति परिस्थिति बन रही है उसमें आपकी टिप्पणी चाहिए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के विरोध में क्या वोट पड़े हैं और एंटी इनकमेंसी हरियाणा में कितना इफेक्ट? अभी हमने सारे पैनलिस्ट को सुना, विशेषकर अयाज साहब का और महेश बैद्य जी की दोनों बातें सुनी, तो मुझे लग रहा है कि हरियाणा में जो एग्जिट पोल आया वो तो ठीक है, हरियाणा में मुझे लग रहा है कि परसेप्शन ही बन गया है कि बीजेपी को बदलना है जी। तो पब्लिक परसेप्शन अगर मान के चला जाए तो पब्लिक परसेप्शन से साफ दिख रहा है कि बीजेपी की विदाई हो रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। पर एक बात आपने पॉइंट नोट किया कि महेश बैस साहब ने भी कहा था कि कुछ सीटें ऐसी जहां बड़ा मार्जिनल टक्कर है, कांटे की टक्कर, संघर्ष। तो वही बात खेमचंद जी कह रहे हैं। दोनों की चूंकि अलग अलग, जो महेश जी चूंकि पत्रकार हैं और खेमचंद जी पार्टी के हैं, तो दोनों की बातें लगभग वही हैं कि अगर 10 सीटों पर भी मार्जिनल बात हुई, 2000, 3000, 5000 की हार जीत हुई और उसमें पासा पलट गया, तो कहीं वही स्थिति न हो जाए जो खेमचंद जी कह रहे हैं कि बीजेपी फिर से अपनी एक पार्टी हो जाएगी। फिर तो अगर पार्टी सत्ता में होती, देखिए बीजेपी की केंद्र में सरकार है, गवर्नर उनका है, हम सब जानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को कि एसएलपी जब भी जो भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको आगे करते हैं। पर अभी पब्लिक परसेप्शन हरियाणा में बना हुआ है कि बीजेपी की विदाई हो रही है और कांग्रेस की वापसी हो रही है। जम्मू कश्मीर के जहाँ तक हम लोगों ने सुना, अयाज साहब को पहले भी सुना था, आज भी सुना और बाकी लोगों को बस सुना, तो जम्मू कश्मीर में ये लग रहा है कि अगर जो आपने आशंका व्यक्त की कि जो 5 नॉमिनेशन होंगे वो जब होंगे तो स्वाभाविक रूप से, चूंकि बीजेपी की सरकार है यहाँ पर केंद्र में, लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी के हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो 5 बीजेपी के समर्थक ही होंगे और जब टोटल वोटिंग होगी तो कहीं उसमें परिस्थितियां ना बदल जाएं, ये संभावना। लेकिन हरियाणा में तो अभी लग रहा है कि बीजेपी की विदाई हो रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। सरमज, मैं आपके पास आ रहा हूं। गंगवानी जी हमारे बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके पहले भी मैंने सवाल किया था, उसका उत्तर देना चाह रहे हैं। अभी अजय त्रिपाठी जी की बात पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्शन लेना चाह रहे हैं, गंगवानी साहब? देखिए त्रिपाठी, मैं आ रहा हूं शर्मा जी, आप ही के पास आऊंगा। गंगवानी जी की बात आ जाए, आप ही के पास आऊंगा। पोल का सर्वे की बात आ रही है जी जी गंगवानी साहब। त्रिपाठी जी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। अभी जो 12 एग्जिट पोल के सर्वे आए हैं उसमें स्पष्ट रूप से हरियाणा के लिए आंकड़े दिए गए हैं कि 19 सीटों पर नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, जो कुछ हजार वोटों के अंतर से सीट डिसाइड होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है त्रिपाठी जी कि आंकड़े जो है कांग्रेस के समर्थन में 56 और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में 27। अगर ये 19 की 19 सीटों में 10 सीटें का इधर उधर भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत की दौड़ से दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कश्मीर की बात करें त्रिपाठी जी, तो वहां पे 41 सीट एनडीए और कांग्रेस को दिखा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को लगभग 28। लेकिन महबूबा मुफ्ती का बयान स्पष्ट रूप से आ गया है कि अगर गठबंधन को मेरे समर्थन की जरूरत होगी तो मैं इनको समर्थन दूंगी। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन दल मिलकर न केवल हरियाणा में, कश्मीर में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा में मैंने आपको स्पष्ट रूप से 4 कारण दिए, किसान, जवान, पहलवान, ये तीनों सबसे जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दूसरी बात, 10 साल तक आज जो हरियाणा की सरकार थी, जो आशा उम्मीदें लेकर जनता ने उनको सत्ता में बिठाया, उसमें तो पूरी तरह विफल हो गई। चाहे वो जाट समुदाय हो, चाहे वो किसान समुदाय हो, चाहे वो दलित समुदाय हो। लगातार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने परिवर्तन करके एंटी इनकम्बेंसी को संतुलित करने का प्रयास किया,
लेकिन मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी स्थितियां परिवर्तित नहीं हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, लगातार राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, न केवल केंद्र में बैसाखी की सरकार है, इसके पहले हरियाणा में भी आज भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली। उन्होंने जननायक जनता पार्टी के समर्थन से बैसाखी की सरकार बनाई थी। मतलब पिछली बार भी हरियाणा की जनता जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं थी। अब बैसाखी की सरकार बना के ले दे के तो चलाते रहे, तो इस बार तो उनकी विदाई 100% तय है। हमारी कांग्रेस पार्टी, पूरा संगठन माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, हुड्डा जी के नेतृत्व में, शैलजा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूरी पार्टी ने पूरी एकजुटता के साथ पूरी संतुलित चुनाव लड़ा। इसका अपेक्षित परिणाम आज एग्जिट पोल है। कल एग्जिट पोल जो आएगा त्रिपाठी जी, उसके परिणाम एग्जिट पोल से बेहतर होंगे 100%। मैं आशान्वित उस चीज के लिए त्रिपाठी जी। चलिए, फिर तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे आप? देखिए, ईवीएम पे सवाल उठाने की बात तब आती है जो आज देखिए महत्वपूर्ण हम कब उठाते हैं। आज अगर छत्तीसगढ़ की बात थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, तो एग्जिट पोल लगातार था। जब ऐसा होगा तब देखिए, जबरदस्ती जो महत्वपूर्ण बात है, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में हार को भी हम स्वीकार करते हैं, परंतु एक कार्य प्रणाली आदि के हरियाणा में त्रिपाठी ने हमने देखा कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता बल का, धन बल का लगातार दुरुपयोग किया गया। उसके बाद भी जनता ने उनको नकार दिया। न केवल हरियाणा में, कश्मीर में 10 साल तक ये दावा करते रहे 370, आप बार बार दावे कर रहे हैं। आम जनता से पूछे ना कि राजनीति से उनको मतलब नहीं है। उनको महत्वपूर्ण यह है कि अगर केंद्र सरकार कोई निर्णय ले रही है, क्या उसका सीधा फायदा कश्मीर की जनता को मिल रहा है? क्या कश्मीर पंडित आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या कश्मीर की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है? क्या बाहर की कंपनियां वहां इन्वेस्ट करके वहां के आम आदमी को रोजगार दे पा रही है? क्या आज भी कश्मीर में पूरे देश में सर्वाधिक बेरोजगारी है। आज बाहर की कोई कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज लगातार वहां सैनिक मुठभेड़ में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। तो आम नागरिक को राजनीति के बजाय सरकार के निर्णयों को सीधा फायदा दिखेगा, वो उसके पक्ष में समर्थन करेगी। बिल्कुल। में हमने जो घोषणा पत्र लाया, कश्मीर में जो हमने बातें कही, उस पर वहां की जनता ने हमें भरोसा दिखाया और हमारे पक्ष में मतदान किया त्रिपाठी जी। आप कितना भी तर्क कर लें गंगवानी साहब, जनता ये पूछेगी धारा 370 की बहाली या समाप्ति, ये आपसे पूछेगी आने वाले समय में। शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? दूसरा, अगर आपसे सवाल है कि क्या आप ये मानते हैं कि अगर घाटी में और मतलब जम्मू कश्मीर में सरकार आप नहीं बना पाते हैं, तो जैसा गंगवानी जी आरोप लगा रहे हैं कि धारा 370 समाप्ति के बाद आप वहां की जनता को क्या सुविधा दे पाए हैं, तो इसको नकार दिया जाए क्या कि धारा 370 की बहाली के बाद जो आप कह रहे हैं कि पंचायत स्तर तक डेवलपमेंट हुआ, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों का उन्नयन हुआ, सब जगह जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे बच्चे स्कूल जाने लगे, ये सारे आपके दावे वादे खोखले साबित हुए क्या, ये मानूं? शर्मा जी। देखिए, एक तो ये 35 है और 370 पे कोई ऐसा नहीं कि सर्वे हो रहा हो या उसका रेफरेंडम हो, तो ये रेफरेंडम नहीं है, ये चुनाव है। सारे जितने भी हमारे वायदे हैं, ये उनके वायदे हैं, उनके इश्यूज हैं, हमारे इश्यूज हैं। जनता से हम लोगों ने फीडबैक लिया, हम लोगों ने जो काम किया है कंप्रिहेंसिव, उसके आधार पर जनता वोट करेगी जी। और ये बात तो आपके सामने आई गई है कि हमने जो काम किया है उसकी वजह से पहली बार ना तो वहां पे कैंडिडेट घबरा रहे थे, ना डर रहे थे, ना उनको जान को खतरा था, और ना ही वोट देने वाले घबराए हुए थे, ना ही उनको जान को खतरा था। और शांतिपूर्ण तरीके से बहुत फेयर इलेक्शन हुआ है, हर गांव में इलेक्शन हुआ है, हर क्षेत्र में इलेक्शन हुआ है, और भारी यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पूरे विश्व पटक बहुत बड़ी और हमारे दुश्मनों के चेहरे पे बहुत बड़ा तमाचा है। तो हमें बदनाम करते थे कि भाई जम्मू इलेक्शन नहीं करा सकते, वहां पे दिक्कत है, वहां प्रॉब्लम है, वहां पे आज हमने दिखा दिया है कि सरकार है, सरकार ने काम किया है, डेवलपमेंट है, वहां पे हम डेमोक्रेसी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब रही आज तो हम उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा दल सबसे थोड़ी आवाज शर्मा जी फिर से आपकी कट की आ जा रही है, स्पीकर आप पास थोड़ा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी आप आ जाएगी। शर्मा जी अभी बेटर है आवाज? हाँ जी, बीच में जब आप पीछे चले जाते हैं तो कट जाती है जी। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि ये 370 पे रेफरेंडम नहीं है। 370 हटने की वजह से
वहाँ इलेक्शन हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हुआ है, और जो एक नेक्सस बना हुआ था वहां पे, जो ट्रेडिशनल पार्टी थी उनका, अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, वो खत्म हुआ है। उस नेक्सस की वजह से नीचे तक विकास जाता ही नहीं था। जैसे दिल्ली में कंक्रीट की रोड बनी हुई, कंक्रीट का पूरा जाल बना हुआ है, तो कितनी भी बारिश हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, जमीन के अंदर पानी नहीं जा पाता जी। वैसे ही कश्मीर में एक जाल बनाया हुआ था इन्होंने, तो जाल की वजह से जितना भी पैसा दिल्ली से जाता था वो पैसा यही खा जाते थे, नीचे जाता ही नहीं था जी। अब वो पैसा नीचे गया है, गांव गांव में डेवलपमेंट हुआ है, रोड बनी है, नए नए उद्योग धंधे खड़े हुए हैं, किसानों को एम्पावरमेंट हुई है, युवाओं को मौके मिले हुए हैं, करोड़ों की संख्या में। गंगवानी साहब आ जाएंगे फिर से, बहुत दूर बैठे हैं आप। जम्मू कश्मीर एम्पावर हुआ है, वहां से जो विस्थापित लोग हैं वो फिर से अपने घरों पे जा पा रहे हैं, मंदिर फिर से कोने ओपन हुए हैं, ये सब हुआ है। ये सब अगर हुआ है, जहां पे झंडा फहराना, ये सब हुआ है शर्मा जी, तो वहां फिर बीजेपी के समर्थन में, जैसे अयाज साहब कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं, घाटी की जो 47 सीटें हैं उनमें बीजेपी नहीं, बाकी कोई भी। तो अगर ये सब हुआ है तो आम जनता, जो गांव की जनता है, कश्मीर में जो गांव कहते हैं और कस्बाई क्षेत्र कहते हैं, तो उसमें समर्थन मिलना चाहिए। 25 सीटें पिछली बार भी थी आपकी 37 में, इस बार 43 सीटें हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 30-35 आ जाएंगे। समर्थन मिला है, ये आपको कल दिखाई दे जाएगा जी। कई और भी चीजें होती हैं हमारे यहाँ पे, डेमोक्रेसी में सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट नहीं पड़ती जी। कई ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं, भावनात्मक मुद्दों में विशेषकर एनसी ने और वहां पे जो कांग्रेस है, इन्होंने कुछ भावनात्मक मुद्दे उठा के कुछ लोगों को अभी भी बरगलाने की कोशिश की है, लेकिन सबने पार्टिसिपेट किया है। आप कल देखेंगे कि हम वहां पे घाटी में से भी सीट जीत के आएंगे, हमें वोट्स भी मिलेंगे। हो सकता है कि जितनी सीटें हम जम्मू रीजन में जीते उतनी सीट घाटी में ना जीते, लेकिन हम घाटी में भी सीट जीतेंगे। और जिन लोगों को हमने सहयोग किया है, ऐसे भी बहुत सारे लोग वहां पे जीत के आ रहे हैं। और अभी बात रही थी हरियाणा की, बात कर रहे थे, हरियाणा में 2014 में जो हमें 33% वोट मिले थे, हमने 19 में 36.5% वोट प्राप्त किए थे। हमारी सीट कुछ कम हुई, लेकिन 3.5% वोट हमारे ज्यादा हुए थे जी, क्योंकि वहां पे एनएलडी का एकदम से सफाया हो गया, तो उसकी वजह से कांग्रेस को बेनिफिट हुआ और कांग्रेस की सीट 30 तक पहुंच गई। अब की बार एनएलडी या और जो दल हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज गिरने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अब आप देखेंगे, बराबर की टक्कर में है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं। और कल जब रिजल्ट आएगा तो वो उम्मीद भी सामने आएगी। बिल्कुल सही। क्या कह रहे थे गंगवानी जी? बहुत संक्षेप में, फिर हम अपूर्व जी के पास आएंगे। बहुत संक्षेप में। मैं छोटा सा मेरा प्रश्न था त्रिपाठी जी, मैं शर्मा जी से पूछना चाह रहा था कि चाहे माननीय मोदी जी हो, आपके गृह मंत्री अमित शाह लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप चैनल पे धारा 370 डालने से कश्मीर और घाटी की जनता को क्या 5 फायदे हुए बता दीजिए। अगर सचमुच फायदा होता तो क्यों जन समर्थन आपको चुनाव में नहीं मिल रहा है, क्यों पूरी तरह से घाटी की जनता आपको नकार दे रही है? तो राजनीतिक दावे करना बड़ी अलग बात है, परंतु सीधा वहां की आम जनता को फायदा पहुंचना यह अलग बात है। लगातार बेरोजगारी, ये सवाल तो मैंने कर लिया उनसे, सुरक्षात्मक, ये सवाल मैंने कर लिया, लगातार आम नागरिकों की हत्या हो रही है, ये सवाल मैंने उनसे कर लिया है कि अगर आप वहां विकास हो रहा है, बता दीजिए त्रिपाठी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो रहा है, देश की जनता बता दे 5 क्या फायदे वो बता दीजिए। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो रहा है तो फिर समर्थन मिलना चाहिए। बेरोजगारी चरम पे होती नहीं, तो गंगवानी जी उन्होंने कहा है कि कल अब तक का वेट करिए, 12-15 घंटे वेट करिए, रिजल्ट कुछ और ही आएगा। अपूर्व जी हमारे साथ। अपूर्व जी, हरियाणा में अगर एक भी सीट नहीं आती तो माना जाए कि केजरीवाल का चेहरा फीका पड़ रहा? देखिए, इस पे तो हम कल ही बात कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम डबल डिजिट में आ रहे हैं जी। और अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा फीका पड़ने जैसी मुझे नहीं लगता कोई बात इसमें है। नहीं, हमने सवाल किया एक भी सीट अगर नहीं आती, क्योंकि आपने खुद कहा कि हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। आज जो अगर केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी नहीं है, अगर एनडीए की सरकार है, तो यही कहा जा रहा है कि मोदी जी का चेहरा फीका पड़ा है, इसलिए 240 में आ गए 303 की जगह। देखिए, मैं पूरा दावा इस चीज पे कर सकता हूं कि हम डबल डिजिट के अंदर हरियाणा में आ रहे हैं जी। देखिए, जिस तरीके के एग्जिट पोल और ये सब अनुमान आते हैं, हमारा तो रिकॉर्ड रहा है, हम कभी भी इन सर्वे या एग्जिट पोल में नहीं दिखते हैं। चाहे पंजाब ले लीजिए, दिल्ली के अंदर भी ये लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम हर बार चौंकाते हैं। तो हरियाणा में भी हम, आप निश्चित रहिए, हम हरियाणा में भी चौंकाने वाले हैं। चलिए,
महेश जी, मेरी आवाज आ रही ना आपको? बहुत सारी बातें लेनी है आपसे, पूछनी है। महेश जी, आवाज आ रही? हाँ जी। महेश जी, एक तो सबसे बड़ा कारण आपसे इसके पहले जाने के पहले पूछा था, विनेश फोगाट जीत रही हैं या नहीं जीत रही। दूसरा, खट्टर की जगह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना ये बीजेपी के लिए कितना सही साबित हुआ, कितना गलत साबित हुआ? मैंने पहले भी बताया था, परिवर्तन का कोई लाभ नहीं हुआ। इसके उलट जो है, मनोहर लाल की जो साथ थी वो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से स्वीकार कर लिया कि वो नाकारा थे। वो नाकारा नहीं होते साबित। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो बदलाव के प्रयोग किए, पहले ओम प्रकाश धनखड़ को हटाया, ओम प्रकाश धनखड़ को बनाकर रखते वो भी अच्छा था, फिर मनोहर लाल को हटाया, तो दोनों को जो हटाने का फैसला है भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा सिद्ध नहीं हुआ। एक टीम थी, एक जाट समुदाय से थे ओम प्रकाश धनखड़, एक दूसरे गैर जाट से थे, एक संतुलन बना हुआ था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कार्ड खेला, ओबीसी कार्ड खेला, जाट समुदाय को लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए नहीं है। भाजपा ने संदेश देने का प्रयास किया कि हम जो नॉन जाट है उसकी राजनीति करेंगे। बताया नहीं, बातें सामाजिक समरसता की, लेकिन सामाजिक समरसता कहीं रही नहीं। जाटों को लगा कि तुम उपेक्षित हो भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए जाट लामबंद हुए, अनुसूचित जाति के वोटर लामबंद हुए, इसलिए कांग्रेस का पलड़ा भारी हुआ। इस कारण से कांग्रेस जो है मुझे सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। नहीं, दूसरा, जैसा आपने कहा, चूंकि जो एग्जिट पोल के सर्वे बता रहे हैं वो सर्वे ये कह रहे हैं कि जहां जाट वोट अधिकता में है वो करीब 20 से 20 सीटें हैं लगभग, जिनमें करीब 16 से 17 सीटें कांग्रेस को जा रही, यानी जाट वोटर बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं। ये सीधे सीधे स्पष्ट आ रहा है। जाट वोटर निश्चित रूप से बीजेपी से नाराज है। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आज 5 लोकसभा क्षेत्र की जो 45 विधानसभा सीटें हैं उनके समीकरण देखने की कोशिश की। एक जाट बेल्ट की रोहतक सीट ली, जीटी रोड बेल्ट की हमने फरीदाबाद और सोनीपत ली, भिवानी महेंद्रगढ़ को लिया, उसमें जाट भी है, अहीर भी है, और एक मेवात की जो शामिल है गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों की 45 विधानसभा सीटों के हमने साथियों के जो समीकरण जानने का प्रयास किया, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 14 सीटों पर हमको नजर आ रही, वहां अधिकतम 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस वहां पर जो है लगभग 28 से 29 सीटों पर हमको नजर आ रही है। जब ये समीकरण इस साइड में है तो दूसरी साइड में भी यही समीकरण है। तो मुझे नहीं लगता कि जो मैं बता रहा था कि आप 45 से 50 की बात करें, मुझे कांग्रेस इससे भी क्रॉस करती दिखाई दे रही, इससे भी बढ़त में दिखाई दे रही है। और इसका कारण जाट वोटों की नाराजगी तो है ही, इसके अलावा दूसरी नाराजगी सरकार के प्रति की एंटी इनकम्बेंसी है, प्रॉपर्टी आईडी के मसले हैं, परिवार पहचान पत्र के मसले हैं। अंतिम समय में समझाने का प्रयास किया लोगों को, लेकिन पार्टी समझा नहीं पाई। लोगों को लगा कि परेशान किया गया उनको, इसका बदला लिया जाए, इसलिए बदला लेने के लिए लोग वोट कर रहे हैं। विनेश फोगाट जी जीत रही नहीं जीत रही, क्योंकि ओलंपिक में जिस तरह उनके साथ आराम से जीत रही है, जुलाना सीट से आराम से जीत रही है। जिन सीटों का आज हमने व्यक्तिगत रूप से वहां की जानकारी जुटाई थी, उसमें सोनीपत लोकसभा की 9 सीटें भी थी। विनेश फोगाट आराम से जीत रही है वहां। चलिए, तो मतलब बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री बदलने का फर्क नहीं पड़ा है। किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ा, हम थोड़ा संक्षेप में जानना चाहिए। तो हम जाट बेल्ट की बात कर रहे हैं, आप गुरुग्राम बादशाहपुर जैसी सीटों से आगे निकलेंगे रोहतक सोनीपत की तरफ, तो किसान आंदोलन का भी असर है, पहलवानों की नाराजगी का भी असर है, दोनों चीजों का असर वहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। और आप देखेंगे जो अभय चौटाला जो हरियाणा में कुछ अच्छे करते दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए अच्छे करते दिखाई दे रहे हैं कि वो पद त्याग करके किसानों के साथ खड़े हो गए थे। और दुष्यंत चौटाला जो पिछले पायदान पर दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने किसानों के साथ खड़ा होना उचित नहीं समझा, वो सत्ता के साथ खिंचते रहे। दुष्यंत चौटाला समय से पहले सत्ता से छोड़ देते, सत्ता को ठोकर मार देते तो जीरो रहते, लेकिन अब उनकी पार्टी जीरो रह रही है। तो अभी आम आदमी पार्टी के बारे में भी आप बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी हरियाणा में वोट प्रतिशत तो कुछ हद तक सुधार देगी, लेकिन सीटें मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी 2 अंकों की बात से दूर की बात है। मुझे लगता है कि 1 सीट अधिकतम आम आदमी पार्टी 1 या 2 जा सकती है, बस बाकी मुझे नहीं लगता हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने का मुकाबला हुआ है, कम अंतर की लगभग 19-20 सीटें हैं, लेकिन जब हम देखते हैं 19-20 सीटों में भी हम 50-50 मानकर देखते हैं तो कांग्रेस हर तरह से सत्ता में आती दिख रही है। अय्यर साहब,
चूंकि समय कम है, ये जानना चाहेंगे, पहली बार जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें परिसीमन के तहत रिजर्वेशन हुआ है। 9 एसटी और 6 एससी की सीट, 7 एससी की सीटें रिजर्व हुई, यानी रिजर्व कैटेगरी का ही वहां चुनाव लड़ सकता है। अल्पसंख्यकों में भी रिजर्व कैटेगरी की बात कही गई है। इसका क्या कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा? अयाज साहब, अगर आप कहीं भी कोई फायदा किसी को पहुंचाने की कोशिश करोगे, बात है कि उसका अयाज साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही से ढंग से। अयाज साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अयाज साहब थोड़ा नेटवर्क पे नहीं है लगता आप। अजय जी, मैंने अगर निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा नहीं मिलता, जो एक बहुत बड़ा टंप कार्ड भाजपा का माना जा रहा है, और वहां पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय से भारतीय जनता पार्टी टिकट दी है और अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम कैंडिडेट देकर के वहां पे एक टंप कार्ड खेलने की कोशिश की। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा झटके वाला विषय होगा। हम आप जितना भी एनालिसिस करें, जो बातें एजाज साहब बता रहे हैं, या ये तो है कि धारा 370 को वहां हटाए जाने का लोकल, चूंकि वोटर तो लोकल का है, कश्मीर का हम आप कहीं भी रहते हो, अगर देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ हर जगह के लोग हैं। कुछ लोग यूपी के हैं, कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ लोग राजस्थान के हैं, यही बाकी हिंदी बेल्ट में। पर जम्मू कश्मीर में सब कुछ जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो अगर धारा 370 हटा के आपने फायदा किसका किया? नुकसान तो उनका हुआ ना। वो उनका जो लगता था कि सब कुछ उनका है, भले वो आपस में विरोधाभासी हैं, कंट्राडिक्ट रहे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों, लेकिन आखिरकार घाटी में मुझे लगता है यहाँ बैठ करके कि धारा 370 हटाने का जो लोकल एक एग्रेशन आया है, लोकल में जो नाराजगी आई कि हमारा अधिकार छीन लिया। और सबसे बड़ा कांग्रेस, ये मुझे लगता है कांग्रेस ये मैसेज देने में कामयाब रही कि जो तरीका था, कांग्रेस ने अभी भी खुल्लम खुल्ला धारा 370 को लेकर कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन कांग्रेस ये मैसेज देने में कामयाब रही कि उसकी नाराजगी, जम्मू कश्मीर की घाटी की नाराजगी धारा 370 हटाने का जो प्रोसेस था वो था। और शायद वो नाराजगी जो वहाँ घाटी के लोग थे उनमें वही है कि आपने जिस तरह से हटाया, सबको नज़रबंद कर दिया, ताकत के साथ हटा दिया, ऐसा उनको लग रहा है। और ये कांग्रेस मैसेज देने में कामयाब रही, तो मुझे लग रहा है उसका असर पड़ा। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस वहाँ पर जम्मू क्षेत्र में अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती और 5 सीटें जो आप बता रहे हैं कि वो नॉमिनेट होंगी उनमें हो जाता, उसको 2-4 सीटें अगर घाटी मिल जाती, तो बीजेपी एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में भूमिका निभाएगी। और चूंकि 5 साल सरकार चलनी है, तो 5 साल में क्या से क्या हो सकता है कोई भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हरियाणा में तो जो बात आप पर कह दी कि पब्लिक परसेप्शन अपने आप बन गया है कि वहां पर बीजेपी की विदाई हो रही है, वो परसेप्शन सारे रिजल्ट्स को एक मॉडिफाइड कर रहा है, सारे परसेप्शन उस रिजल्ट को जस्टिफाई कर रहा है। चल, चूंकि हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, खेमचंद जी चलते चलते कल फिर मिलेंगे। आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में सरकार बन रही है, ऐसा आप कह रहे हैं क्या? चलते चलते पूछ लेता हूं अंतिम बार आपसे। पूरी उम्मीद है हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनेगी। हरियाणा में टक्कर बराबर की है, ये मैं मानता हूं। ये नहीं कहता कि भाई हम एक तरफा जीत रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के उभरेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। चलिए गंगवानी जी, आपसे सवाल नहीं कर पाऊंगा, आज जी हमें अंतिम समय जुड़ गए। अयाज साहब, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, मैं इतना जानना चाहूंगा कि जो 15 सीटें रिजर्व की गई हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक टर्म कार्ड खेला था कि ये टर्म कार्ड और अल्पसंख्यक समुदाय से लोगों को टिकट दिया, जबकि भाजपा सामान्यतः मुस्लिम कैंडिडेटों को नहीं देती है। इसका कोई असर नहीं पड़ा क्या? अयाज साहब संक्षेप में। नहीं, ओवरऑल में जहां तक आपने मुस्लिम का मामला है, तो ये तो ओवरऑल में है, ये तो एक फीलिंग है ओवरऑल, जम्मू कश्मीर के लेवल पर ही नहीं बल्कि ओवरऑल है ये फीलिंग, जो आप भी महसूस करते होंगे या सुनते होंगे जी। लेकिन जम्मू कश्मीर में उसके अलावा कुछ दिक्कतें आ गई इन 10 साल में। एक तो 370 को एब्रोगेट करना और उसके साथ जो 35A के तहत जो यहाँ के लोगों के जो मुस्तकिल बाशिंदे हैं उनके हुकूक थे, जॉब्स के लिहाज से या जमीनी तहफुजात के लिहाज से, वो भी विड्रॉ हो गए। और दूसरा सबसे ज्यादा बड़ी बात
जो अंदाजा, जो तरीका किया गया 370 को एब्रोगेट करने के लिए, सब लोगों को घरों में बंद करके उनका टेलीफोन कनेक्शन तक बंद हो गया, उनका बाहर जाना मुश्किल हो गया, ट्रैफिक बंद रहा कुछ दिनों। वो एक सूरत हाल ऐसी थी, वो भयानक सी सूरत हाल एक आम इंसान महसूस किया, जबकि उसको 370 अगर ना भी रहता होता भी तो उसको इसका कोई फायदा नहीं था डायरेक्टली। ये एक पॉलिटिकल लिमिटेड एम्पावरमेंट थी गवर्नमेंट के पास या पॉलिटिकल सेटअप के पास, जिसका आम इंसान को डायरेक्ट कोई नुकसान या फायदा नहीं था। तो एक आम इंसान को इसके लिए भुगतना पड़ा। एक तरीकाकार ऐसा इख्तियार किया गया कि इंसान को एक कश्मीर में, जम्मू में भी लोगों को डिसएम्पावर जैसा लग गया कि जैसे हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ऐसा व्यवहार हो गया उस वक्त। तो वो एक जहन में ये बात हमने उस वक्त भी ये कहा था कि शायद इसका रिफ्लेक्शन जो हो आगे इलेक्शन में हो जाएगा। और मेरा मानना है, 100% मेरा मानना है कि एक सबसे बड़ा वजह रहेगा बीजेपी की जो रिडक्शन होगी, जो वो खुद महसूस कर रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन में वो खड़ा नहीं कर सके। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो आम लोगों के साथ मामला जुड़े हुए हैं वो बिजली के हवाले से है। और हम पहली बार देख रहे हैं कि जो हमने आज तक कभी नहीं देखा कि यहाँ समर में भी बिजली के हालात ऐसे बिगड़ गए कि यहाँ कटेल डाउन जैसे कहते हैं शेड्यूल बनाया गया कि फलानी घंटे में पावर देंगे, फलानी घंटे में पावर, जबकि आज तक किसी कश्मीर में भी किसी ने नहीं देखा था। और उसके साथ साथ इनका टैरिफ बढ़ गया और वो डायरेक्टली एक के साथ यहाँ जुड़ा हुआ रहा। और मुझे लगता है वो एक चीज काफी है बीजेपी को हराने में, बीजेपी को खासतौर कश्मीर से सीट ना लेने के लिए वो चीज काफी है। बाकी चीजें तो दूर की बात, हिंदू मुस्लिम का मामला, कोई बाकी चीज, लेकिन आम लोगों के साथ जो जुड़े रहे मसले, उनका जो रवैया रहा। और दूसरा जो एक्सेसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रही, जो हम मानते हैं कि हालांकि यहाँ लोग बदजन है सियासत से, वो भी है, उनसे भी खुश नहीं है, लेकिन एक ये है कि ये हालात देखकर कहने की वही बेहतर था। हालांकि उनसे भी बदजन है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत हो, चाहे वो पीडीपी की सियासत हो, उनसे भी लोग नाराज है। लेकिन ये हाल देखकर अब लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कोई अपना नुमाइंदा ही हो जिसे हम बात करें, कोई अपना मसला बता दे, कोई वो मुश्किलात हल करे। आया साहब, बिल्कुल आया साहब, हमारा चूंकि हमारा आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया था तकनीकी कारणों से, मेरा समय समाप्त हो गया। निश्चित तौर पर कल हम फिर आपसे बात करेंगे जब चुनाव आ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हमसे हमारे साथ जुड़े। शर्मा जी आपका भी, गंगवानी जी आपका भी, अपूर्व जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, महेश भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अजय जी आपका हमारे साथ जुड़े और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आमने सामने आए एग्जिट पोल्स की। एक तरफ एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस उत्साहित है और दोनों राज्यों में सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की दलील है कि ये एग्जिट पोल को है, न कि एग्जिट पोल। चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे। वहीं हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि एग्जिट पोल फाइनल नतीजे तो नहीं है, लेकिन फाइनल नतीजे लगभग एग्जिट पोल के आसपास ही रहने वाले हैं। हालांकि महज कुछ घंटों बाद ही फाइनल नतीजे सामने आने के साथ तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि किसके दावों में कितना है दम और मोदी मैजिक अब भी कितना बरकरार है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।